हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। ये आपका अक्षांश और देशांतर का है, जो कि क्लास 6 का चैप्टर 2 का है। अब यहाँ से हमें डायरेक्ट क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पूछ लिया जाए कि विषुववृत्त जो है कितना डिग्री पे है रहता है, तो 0 डिग्री पे रहता है। इसी तरीके से कर्क रेखा के बारे में पूछ लिया जाए तो ये आपका देखिए, ये जो है ना, ये हम लोगों का उत्तर ध्रुव है। जैसे कि ये जो है, ये आपका ग्लोब है, इसमें से ये जो रहेगा ये हमारा उत्तर ध्रुव रहेगा, ये दक्षिण ध्रुव रहेगा। और विषुववृत्त जो रहता है ना, ये दोनों को जो है आपका इक्वल पार्ट में विभाजित करता है। तो ऊपर वाला जो है ये आपका उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऊपर को हम लोग डिनोट करेंगे ना, तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, दक्षिण लिखेंगे। तो यहाँ पे जो कर्क रेखा है ना, ये विषुववृत्त के ऊपर में है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में है। कितना डिग्री में है, तो 23 और हाफ उत्तर में है, ठीक है। तो इसका डिग्री याद रखिएगा। पूछा जाता है कि कर्क रेखा कितने डिग्री में है, तो 23 और हाफ डिग्री और हाफ जो है उत्तर में है। इसी तरह का उत्तर ध्रुवीय कितना है, तो 66 डिग्री और हाफ उत्तर में है, ठीक है। उत्तर ध्रुव कितना में रहता है, 90 डिग्री में है। कितना है, 90 डिग्री में। इसी तरह से दक्षिण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। दक्षिण ध्रुव वृत्त कितना हो जाएगा, तो 66 और हाफ दक्षिण हो जाएगा। और मकर रेखा अगर पूछ लिया जाए तो मकर रेखा 23 और हाफ दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे आपको उत्तर लगा हुआ रहेगा और यहाँ पे आपका दक्षिण लगा हुआ रहेगा। कर्क रेखा किस में रहेगा आपका, तो कर्क रेखा जो रहेगा ये दक्षिण में रहेगा। मकर रेखा किस में रहेगा, तो मकर रेखा, सॉरी यहाँ थोड़ा सा गलत बोल दिया। कर्क रेखा कहाँ रहेगा, तो कर्क रेखा उत्तर में रहेगा। और मकर रेखा किस में रहेगा, तो मकर रेखा जो रहेगा ये आपका दक्षिण में रहेगा, ठीक है। विषुववृत्त क्या करेगा, इसको दो इक्वल पार्ट में विभाजित करेगा, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये बीच में रहेगा, जो कि 0 डिग्री पे रहेगा। अब यहाँ से आपको पूछ लिया जाए कि ठीक है, ये बताइए कि उष्णकटिबंध जो है हम लोग किस क्षेत्र को कहते हैं। तो देखिए, विषुववृत्त और कर्क रेखा के बीच का जो एरिया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, उष्णकटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्णकटिबंध कहते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आपका कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त के बीच का जो एरिया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और ये उत्तर ध्रुव और उत्तर ध्रुव वृत्त के बीच का जो है, इसको हम लोग उत्तरी शीत कटिबंध कहते हैं, जहाँ पे बहुत ही ठंड होती है, ठीक है। क्या होगा, बहुत ही ठंड होगा। अब यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है ना। इसी तरीके से जस्ट इसका अपोजिट जो आपका दक्षिण ध्रुव वृत्त और दक्षिण ध्रुव के बीच का जो एरिया है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, दक्षिणी शीत कटिबंध कहेंगे, ठीक है। और मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच का जो एरिया है, इसको हम लोग दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे, ठीक है। और ये मकर रेखा और विषुववृत्त वृत्त के बीच में जो है, इसको हम लोग उष्णकटिबंध कहेंगे। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा। तो बस ये जो है ना आपका डायग्राम, इस डायग्राम को याद रखिएगा, तो यहाँ से सारे क्वेश्चन जो रहेगा ना, ये क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा कितना है, 23 और हाफ डिग्री उत्तर है। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा कितना है, 23 और हाफ डिग्री दक्षिण है। विषुववृत्त की जो है ये 66 और हाफ डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त है। और दक्षिण ध्रुव वृत्त कितना है, तो आपका विषुववृत्त रेखा के 66 और हाफ डिग्री दक्षिण में क्या है, आपका दक्षिण ध्रुव वृत्त है, ठीक है। अब देखिए, कटिबंध के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे ना, तो क्या देखे थे कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की जब सभी अक्षांश पर सूर्य जो है, ये वर्ष में एक बार दोपहर में सिर से ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, उष्णकटिबंध कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, उष्णकटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको उष्णकटिबंध कहा जाता है। तो भाई, उष्णकटिबंध कौन था, तो उष्णकटिबंध जो एरिया था ये आपका, ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो एरिया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं। तो उष्ण कटिबंध में क्या है इसका फीचर्स, तो ये है कि यहाँ पे क्या होता है, कर्क रेखा और मकर रेखा का बीच का जो एरिया है, इसको हम लोग उष्णकटिबंध कहते हैं। इसमें सबसे अधिक ऊष्मा होती है, क्योंकि यहाँ पे दोपहर को क्या होता है, सिर के ठीक ऊपर जो रहती है सूर्य की रोशनी होती है। तो सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र को हम लोग सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है यहाँ पे, और इसको हम लोग उष्णकटिबंध कहते हैं। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में क्या रहता है, उष्णकटिबंध होता है। सबसे ऊष्मा जो रहता है इसी एरिया में होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो रहता है
ठीक ऊपर होता है, सूर्य जो रहता है ठीक इसके ऊपर होता है, ठीक है। अब देखिए, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है और ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तर ध्रुवीय तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुवीय के बीच का जो क्षेत्र है का तापमान जो रहता है मध्यम रहता है, ठीक है, यानी ज़्यादा कम रहेगा ना ही ज़्यादा रहेगा। तो इसको हम लोग शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। यहाँ हम लोग शीतोष्ण कटिबंध किसको बोल रहा है, तो इससे पहले देखिए हम लोग दक्षिण ध्रुवीय और मकर रेखा के बीच में, ठीक है, और यहाँ पे कर्क रेखा और उत्तर ध्रुवीय के बीच वाला रेखा को, ठीक है, इसको हम लोग शीतोष्ण कटिबंध कह रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे सूर्य की किरणें जो रहती है तिरछी होती है। तो बताइए सूर्य की किरणें तिरछी किस में होती है, तो शीतोष्ण कटिबंध में होती है। शीतोष्ण कटिबंध कौन सा एरिया है, तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुवीय वाला और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुवीय वाला जो क्षेत्र है उसमें तापमान जो रहता है मध्यम रहता है और इसी को हम लोग शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। इसके अलावा उत्तरी गोलार्ध में देखिए उत्तर ध्रुवीय एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुवीय एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का जो क्षेत्र होता है बहुत ही ठंडा होता है और इसी को हम लोग शीत कटिबंध कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, शीत कटिबंध कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे देशांतर। इससे पहले हम लोग अक्षांश के बारे में पढ़े थे। तो देखिए, किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए हम लोग सिर्फ अक्षांश का ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसके लिए देशांतर की भी ज़रूरत होता है। अक्षांश तो हम लोग इसको कह रहे थे ना, ठीक है, और देशांतर हम लोग किसको कहेंगे, तो देशांतर हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी जगह को जानने के लिए सिर्फ अक्षांश का ही ज़रूरत नहीं पड़ता है। जैसे कि अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लें तो महासागर में स्थित है टोंगा द्वीप, ठीक है, और हिंद महासागर में स्थित है मॉरिशस द्वीप। ये एक ही अक्षांश पे है, क्या है, तो 20 डिग्री दक्षिण पे है। अब ये एक ही अक्षांश पे है तो हम लोग इसका लोकेशन कैसे जानेंगे, तो इसका लोकेशन को जानने के लिए हम लोगों को देशांतर यामोंतर की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है, देशांतर यामोंतर की ज़रूरत होती है। तो उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। अंश को किस में नापेंगे, मिनट में टूटता है और मिनट किस में होता है, सेकेंड में विभाजित होता है। तो ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है या ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतर यामांतर आपस में मिलती है। कहाँ पे देशांतर यामांतर आपस में मिलती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये इस फिगर में देखें तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जितने भी देशांतर, ये देशांतर है ना, ये यामोंतर है, तो यहाँ पे सभी यामोंतर यहाँ पे मिल रहा है ना, और यहाँ भी मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सभी यामोंतर जो है जाके मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जाके मिल जाता है यामोंतर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घट जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाता है। ध्रुव पे क्या हो रहा है, शून्य हो जा रहा, जहाँ सभी देशांतर यामांतर जो होता है आपस में मिलता है। तो अक्षांश जिसको हम लोग समांतर कहते हैं, रेखाओं से भिन्न सभी देशांतर यामांतरों की लंबाई समान होती है। जैसे अक्षांश जो होता है ना, जैसे ये तो जो विषुवत वृत्त होती है सबसे लंबी होती है, फिर जैसे जैसे ये ऐसे आता है ध्रुव के बीच जाता है, उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव, उसका जो साइज रहता है छोटा होते रहता है ना। लेकिन जो देशांतर होता है ना, उसकी जितनी भी मतलब यामांतर होती है ना, उसकी सबकी लंबाई समान होती है। तो दोनों में डिफरेंसेस हैं, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तभी सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहाँ ब्रिटिश राज के वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामांतर से पूरब और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। तो देख लीजिए ग्रीनिच जो है, ठीक है, यहाँ पे राजकीय वेधशाला है और यहाँ से जो भी यामांतर जो है, यामांतर से पूरब और पश्चिम की ओर जो है गिनती शुरू किया जाए। तो इस यामांतर को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य यामांतर कहते हैं, ठीक है। और इसका मान कितना है, तो 0 देशांतर है और यहाँ से हम 180 डिग्री पूरब या 180 डिग्री पश्चिम तक हम लोग गणना करते हैं, ठीक है। तो प्रमुख यामांतर तथा 180 डिग्री यामांतर मिलकर पृथ्वी को दो समान भाग में क्या क्या, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करता है,
ठीक है। तो इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे हम लोग क्या लगाएंगे, ठीक पूरब और पश्चिम, पूरब और पश्चिम लगाएंगे। जैसे कि हम लोग उसमें लगा रहे थे, किस में लगा रहे थे, उत्तर और दक्षिण में लगा रहे थे, ऐसे ही लगाएंगे। ठीक है। तो ये जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम यामांतर एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर आसांश समांतर रेखाओं एवं देशांतर यामांतरों के द्वारा बिना ग्रिड बनी ग्रिड को देखें। ग्रिड मतलब ये बोल रहा है, ठीक है, ये जैसे कि यहाँ पे ग्रिड बना हुआ है ना, देख सकते हैं इस तरीके, इसको जो है ग्रिड बोल रहा है, जहाँ पे आसांश और देशांतर दोनों मिलके जो है काट रहा है और बना रहा है, तो इसी को ग्रिड कहा गया है। तो क्या बोल रहा कि ग्रिड को देखो, अगर आपको किसी स्थान के आसांश और देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हो। उदाहरण के लिए आसाम में धुबरी जो है ये 26 डिग्री उत्तर आसांश पे है और 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। ठीक है। तो आसाम कितना में है, धुबरी 26 डिग्री उत्तर में है आसांश और 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखिए जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, ये बिंदु जो है धुबरी की ही सही स्थिति है। ठीक है। तो यहाँ पे पूरा दिया धुबरी, तो यही बस याद रखिएगा कि जहाँ पे वो दोनों मिलेगा कितने में मिल रहा है, तो ये जो है आपका धुबरी जो है 26 डिग्री आसांश पे है और 90 डिग्री देशांतर पे है। ये जो है आपकी धुबरी की स्थिति को बताता है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए, अब ग्लोब पर आसांश रेखाओं एवं देशांतर यामांतरों के द्वारा बनी ग्रिड, अच्छा ये चीज़ सेम चीज़ है। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1 2 3 से तथा क्षैतिज रेखा को हम लोग जो है क ख ग अक्षरों से व्यक्त कर सकते हैं। जिन बिंदु पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती है वहाँ कुछ छोटे वृत्त खींचिए और इन छोटे वृत्तों को अ ब स नामों से, मतलब यहाँ पे जैसे कि ये जो है ना, जैसे कि ये इसको काट रहा है, ठीक है, ये इसको काट रहा है, ये इसको काट रहा है, तो इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो वही कह रहा है यहाँ। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतर एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांश को व्यक्त करती हैं। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या क्या पढ़े, तो यहाँ पे हम लोग देखिए कि आपका विषुवत वृत्त कितने डिग्री पे होता है, कर्क रेखा कितने डिग्री पर होता है, उत्तर ध्रुव वृत्त कितने डिग्री पे होता है, मकर रेखा कितने डिग्री पे रहता है और दक्षिण ध्रुव वृत्त कितने डिग्री पे रहता है। इसके अलावा दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव कितने डिग्री का होता है। हम लोग ये भी देखें कि उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध एक जो है किस क्षेत्र में आता है और उष्ण कटिबंध जो है किस क्षेत्र में आता है और शीत कटिबंध जो है किस क्षेत्र में आता है। और ये तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमें डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। और क्यों यहाँ पे शीत कटिबंध होता है, क्या कारण है, और यहाँ पे जो है उष्ण कटिबंध क्यों कहते हैं, और यहाँ पे किस एरिया में सबसे ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है। तो हम लोग देखिए उष्ण कटिबंध में होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे दोपहर में सूर्य की किरणें ठीक ऊपर होती है, सूर्य जो रहता है ठीक ऊपर होता है। ठीक है। फिर हम लोग देशांतर देखे थे, तो हम लोग देखे कि आसांश जैसा होता है जो कि आपको इसको दो इक्वल भाग में विभाजित करता है, जैसे कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, वैसे ही देशांतर होती है। और आसांश के अलावा हमें देशांतर की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि जिसका आसांश जो रहता है सेम होता है तो उसकी स्थिति हम लोग कैसे जानें, तो उसकी स्थिति को जानने के लिए हम लोग को देशांतर की ज़रूरत होती है। देशांतर ठीक जैसे आपको आसांश जो है उत्तरी और दक्षिणी में आपको विभाजित कर रहा था, ऐसी ही देशांतर जो रहती है ये आपका पश्चिम और पूर्व में विभाजित करता है। ठीक है। हम लोग ये देखें कि जैसे कि मॉरिशस द्वीप जो है और आपका महासागर टोंगा महासागर में जो टोंगा द्वीप है और प्रशांत महासागर में टोंगा द्वीप है और हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप है, ये दोनों एक ही अक्षांश पर है। तो इसकी जगह हम लोग कैसे जान सकते हैं, तो जब हम लोगों को देशांतर पता रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली जो रेखा होती है इसी को हम लोग देशांतर कहते हैं। और हम लोग ये देखें कि जितनी भी देशांतर होती है उसको हम लोग अंश में मापते हैं। अंश जो रहता है मिनट में विभाजित होता है, मिनट जो रहता है सेकेंड में विभाजित होता है। और हम लोग ये देखें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जैसे जैसे ये ध्रुव की तरफ बढ़ता है इसकी
उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घट जाती है और ध्रुव पर क्या होता है, शून्य हो जाता है, जहाँ सभी देशांतर यामांतर आपस में मिलती है। ठीक है, तो ध्रुव पर जो है देशांतर यामांतर जो है आपस में मिलती है, इसलिए यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होती है वो शून्य हो जाती है। ठीक है, और ठीक इसके विपरीत जो होती है आसांश होता है, क्योंकि आसांश जो रहता है ना वो धीरे धीरे कटता है। ठीक है, लेकिन देशांतर जो होती है ना उसकी लंबाई एक ही होती है। इसमें बहुत ही ये इसका डिफरेंस है कि यामांतर की लंबाई सेम होती है, लेकिन आसांश की लंबाई जो रहती है घटती है। इसके अलावा हम लोग देखे थे आपका ग्रीनिच के बारे में। तो ग्रीनिच जो है जहाँ पे आपका ये राजकीय वेधशाला है, यहाँ इसको जो है हम लोग प्रमुख यामांतर माने हैं, और इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। यहाँ पे हम लोग 180 डिग्री पश्चिम या 180 डिग्री पूरब की गणना होता है। ठीक है, और यहीं पे जो है आपको पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त होता है। हम लोग ये देखें कि ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे। अब इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बस थोड़ा सा है, हम फिर मिलते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।